हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक चौहान। वेलकम टू एडीआरजीएस एकेडमी। काफी लंबे समय के बाद एक बम्पर भर्ती आपके सामने आ चुकी है। रिकॉर्ड 60,244 पदों पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के नोटिफिकेशन अर्थात विज्ञप्ति के सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, साथ ही कुछ अपडेट्स या संशोधन बाद में किए गए हैं, मूल नोटिफिकेशन के बाद किए गए हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं, जो संबंधित है आपके एज रिलैक्सेशन से। और होम गार्ड्स के मामले में भी शुद्धि पत्र जारी किया गया है, तो उससे संबंधित अभ्यर्थी भी इसे देखें। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस या कांस्टेबल, ठीक है, लोकप्रिय अंदाज में हम क्या बोलते हैं, कांस्टेबल बोलते हैं, आरक्षी नागरिक पुलिस को, कि पदों पर सीधी भर्ती 2023, इसका विज्ञापन जारी किया गया है हाल ही में। देख लेते हैं इसकी मूलभूत जरूरी चीजें जो आपके लिए जरूरी हैं फॉर्म भरते समय, फॉर्म फिलअप करते समय या निर्णय लेते समय कि फॉर्म आपको भरना चाहिए कि नहीं। इसके लिए नोटिफिकेशन सबसे जरूरी चीज होती है आपके दिशा निर्देश के लिए। आवेदन की समय सारणी देख लेते हैं। आवेदन आपका शुरू हो रहा है 27 दिसंबर 2023 से, अर्थात शुरू हो चुका है। साथ ही आपका फी डिपोजिशन का कार्यक्रम भी चालू हो चुका है। ठीक है, आप शुल्क जमा कर सकते हैं आज से ही आवेदन के साथ साथ। दूसरी चीज, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो निर्धारित की गई है आपकी, वो है 16 जनवरी 2024। ठीक है, और शुल्क समायोजन तथा आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है आपकी 18 जनवरी 2024। ठीक है, कितनी है? 18 जनवरी 2024 को जरूर याद रखें। यहाँ पर आप आवेदन जो आप कर चुके हैं 16 जनवरी से, याद रहे आपका फॉर्म 16 से 18 के बीच में नहीं सबमिट होगा, 16 तक आप फॉर्म सबमिट कर दें। ये समय आपका केवल संशोधन का है 2 दिन। ठीक है, आप 17 को नहीं भर सकते इसे। ठीक है, संशोधन आप 18 जनवरी तक कर लेंगे, पर आवेदन आप 16 जनवरी तक जरूर पूरा कर लें। वेतनमान पर देख लें तो पे बैंड है आपका 5200 से लेकर 20,200, और ग्रेड पे, ठीक है, जिससे आप ज्यादा परिचित रहते हैं, तो ग्रेड पे है इसका 2000। वेबसाइट, ठीक है, जहां पर जाके आपको फॉर्म भरना है वो है आपका uppbpp.government.gov.in। ठीक है, आप इसी साइट पे जाके फॉर्म आपको सबमिट करना है। हेल्पलाइन नंबर, कोई प्रॉब्लम हो रही हो आपको आवेदन में, तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया है 044-477-49010। ठीक है, यहाँ पर आप क्वेरी कर सकते हैं अपने आवेदन फॉर्म को सबमिट करने से संबंधित या फॉर्म फिलअप से संबंधित कोई समस्या आ रही तो। पदों की संख्या, जैसे कि ये रिकॉर्ड पद है इसमें 60,244, तो उसको आप देख लें किसके लिए कितने पद आए हुए हैं। जनरल 24,102, ईडब्ल्यूएस 6,024, ओबीसी 16,264, और एससी 12,650, एसटी है 1204। ठीक है, ये पद हो गए आपके कैटेगरी वाइज। शैक्षिक अर्हता या योग्यता पर चर्चा कर लेते हैं। तो 12th पास या समकक्ष, ठीक है, 12th के समकक्ष या 12th, ठीक है, लेकिन पास। यहाँ पर अपियरिंग के अभ्यर्थी अर्थात जो लोग 12th में पढ़ रहे हैं या उसके समकक्ष डिग्री में लास्ट ईयर में हैं, तो वो अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। इसमें कंप्लीट आपको मांगा गया है। अधिमानी अर्हता देख लेते हैं। ठीक है, अधिमानी अर्हता का मतलब ये होने के बाद अगर आपके पास ये है, जरूरी नहीं कि आपके पास हो, अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। तो ये है आपका DOE ACC, ठीक, डोएक या NIELT से कंप्यूटर में O लेवल या इसके समकक्ष। ठीक है, प्रादेशिक सेवा में 2 साल सेवा, ठीक, और NCC का B सर्टिफिकेट। इनमें से एक का ही आप लाभ ले सकेंगे। ठीक है, आगे नोटिफिकेशन में इस पर भी स्पष्ट रूप से बोला गया है। अधिमानी अर्हता आप एक ही ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई एक है तो उसका आपको लाभ मिलेगा। आयु सीमा देख लेते हैं। ठीक है, पुरुष 18 से 22 साल और महिला 18 से 25 वर्ष, और गणना आपकी की जाएगी 1 जुलाई 2023 से। लेकिन अभी छात्रों के आंदोलन के द्वारा एक संशोधन कर दिया गया है। ठीक है, वो अस्थायी संशोधन है, इसलिए मूल रूप से जो एज है वो यही है आपकी। ठीक है, पर संशोधन जो अस्थायी रूप से किया गया वो क्या है, नए शासनादेश में सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट प्रदान कर दी गई। ठीक है, अर्थात जिसकी 22 साल थी उसकी कितनी होगी, 25, जिसकी 25 थी उसकी हो गई 28। ठीक है, फिर कैटेगरी वाइज एज में रिलैक्सेशन पहले से भी मिलता रहा है, तो इस 3 साल के बाद ये 3 साल और भी मिलेंगे उन्हें, पर मूल रूप से देख लेते हैं कितना मिलता है। तो ओबीसी SC ST के लिए मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन 5 साल का था। भूतपूर्व सैनिकों की बात करें, इनका एज रिलैक्सेशन 3 ईयर है, और ये 3 ईयर कैसे कैलकुलेट होगा इनका,
भूतपूर्व सैनिकों की आयु सेना में की गई सेवा अवधि को उसकी वास्तविक आयु से घटा दिया जाएगा, ठीक है, जितना उन्होंने सर्विस की है उसको घटा दिया जाएगा। फिर उसके बाद निर्धारित आयु सीमा में 3 वर्ष और उनको लाभ मिल जाएगा, ठीक है। तो वो एक्स सर्विस मैन इस विषय में काफी उनको सब पता रहता है, ठीक है। 3 साल की उनको छूट है। ये स्थायी रूप से है। राज्य अधीन सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को 5 साल की छूट मिलती है, ये भी आपको पता है। यहाँ भी संशोधन किए उसी संबंध जैसे ऊपर किया गया है वैसा ही संशोधन यहाँ भी है। 3 साल की वर्ष की छूट प्रदान की गई है, ठीक है। तो जहां जहां जिनकी 3 साल है उनकी 6 साल हो जाएगी, जिनकी 5 साल है उनकी 8 साल, ठीक है। तो जहां ओबीसी SC ST के लिए पहुंच रही थी 27 साल छूट के बाद, तो अब होगी उनकी मैक्सिमम एज 30 ईयर्स, ठीक है। 30 साल तक के वो अभ्यर्थी 1 जुलाई 2023 कट ऑफ डेट याद रखिए, वहां से कैलकुलेट करिए। अगर आप 30 साल के हैं 1 जुलाई 2023 तक, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं और मिनिमम 18 ही रहेगी, याद रखिए मिनिमम 18 साल, वहां 17, 16 या 15 साल का प्रावधान नहीं। क्लियर? आगे चलते हैं। शारीरिक मानक परीक्षण, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये जरूर देख लेना चाहिए शुरू में ही, तब आप इसमें आवेदन करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इसमें क्या है, जनरल OBC SC ऊंचाई में देख लेते हैं, ठीक है, हाइट जो होती है लंबाई हाइट। जनरल OBC SC इनके जो पुरुष हैं, ठीक है, पुरुषों की 168, ठीक है, 168 सेंटीमीटर। ST की बात करें तो ST पुरुष की है 160 सेंटीमीटर। महिलाओं में देख लेते हैं तो जनरल OBC SC इनमें महिला अभ्यर्थियों की कितनी है 152 सेंटीमीटर, जबकि ST महिला की 147, ठीक है। तो 168 और 158 ये है जनरल OBC SC, यहां पर ये है पुरुष के लिए और ये है आपकी महिला के लिए। और 160 ST पुरुष और 147 ST महिला, इनको हाइट में छूट दी गई है। सीना चेस्ट देख लेते हैं तो जनरल OBC और SC अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, याद रहे यहाँ फुलाने की भी कंडीशन होती, तो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। क्लियर? बिना फुलाए आपका 79 होना चाहिए, फिर फुलाने के लिए आपसे बोला जाएगा वहां तो आपका आना चाहिए 84 सेंटीमीटर। वह अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति ST के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि न्यूनतम जो सीने का फुलाव है, जब आपसे सीना फुलाने के लिए बोला जाए तो कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर फूलना ही फूलना चाहिए। ये भी कंडीशन आपको फुलफिल करनी है ऊपर की कंडीशन के साथ साथ। क्लियर? आगे चलते हैं, वजन में देख लेते हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए वजन नोटिफिकेशन मेंशन है, पुरुषों के लिए मेंशन नहीं है, 40 किलोग्राम, ठीक है। महिला अभ्यर्थियों के साथ वेट का इशूज बहुत आता है, ठीक है। पुरुष में संभवतः इशूज कम है, क्योंकि अगर वो अपनी लंबाई और सीना ऊपर की 2 कैटेगरी फुलफिल कर रहा है तो वेट आ ही जाता है। महिलाओं के लिए क्या है, उपरयुक्त कंडीशन जो है उनके बावजूद भी वेट का इशूज बहुत रहता है, इसलिए 40 किलोग्राम वेट आपको मेंटेन रखना है। और अगर अभी नहीं भी है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आप इसे मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ हाइट वाली भी बात अगर करें तो अगर किसी की हाइट 168 से कम भी है 1 सेंटीमीटर 1 आध सेंटीमीटर, या 152 से लड़कियों की कम है, या SC पुरुष में 160 की बजाय 159 है, या ST की 147 से 146 के आसपास है, और एज आपकी 22 साल से लगभग कम है, तो आप जरूर फॉर्म भरें, क्योंकि ये हाइट मेंटेन की जा सकती है जब तक कि अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज का लेवल अपना बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अगर 1 सेंटीमीटर का इशू है तो आप जरूर आवेदन भरें और एक्सरसाइजेस के सहारे आप लंबाई बढ़ाने की कोशिश कीजिए। हाँ, 22 साल के बाद चांसेस कम हो जाते हैं बढ़ने के, लेकिन 21-22 साल तक के चांस आपके बने रहते हैं, और 18 के बाद वाले बच्चे तो लगे ही रहें, ठीक है, लटकते रहें। एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा ये, ठीक है, और ऑफलाइन मोड पे होगा, अर्थात आपको OMR सीट मिलेगी, सेंटर अलॉट होंगे, वहां पर आपको OMR सीट मिलेगी, उसके गोले भरेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का जो आप पारंपरिक रूप से अभी तक देते आ रहे हैं उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑप्शन आपको मिलेंगे मल्टीपल, उसमें से आपको सही चुनना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 150 क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क्स 300 के होंगे, अर्थात एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, ठीक है, 2 मार्क्स का है। टाइम देखें तो 2 घंटे में आपको करना है, 120 मिनट में आपको 150 सवाल करने हैं। क्लियर? निगेटिव मार्किंग बात करें तो निगेटिव मार्किंग है पहली चीज
साथ ही है कितने 0.5 मार्क्स, ठीक है। मार्क्स की बात करें 0.5 मतलब ये मतलब समझ लीजिए कि आधे। कितनी नेगेटिव मार्किंग, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। कोई घबराने की जरूरत नहीं, 1/4 नेगेटिव मार्किंग का मतलब लगभग ना के बराबर होता है, ठीक है। सब्जेक्ट की बात करें तो जो आपके एग्जाम में जो टेस्ट होना है किस सब्जेक्ट को समाहित किए हुए है, तो है आपका सामान्य ज्ञान, ठीक है। जीके के क्वेश्चन आएंगे, आपके हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, संख्यात्मक या मानसिक योग्यता से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। संख्यात्मक अर्थात मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और मानसिक, ठीक है। मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता, इससे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है नोटिफिकेशन में, वहां पर ये नहीं बताया गया कि इनसे कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। 150 में आप इनको बांट लीजिए, ठीक है। 35 के आसपास आने, ठीक है, 35 प्लस रहेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि किसी 3 हिस्से में 35 आए, बाकी लास्ट वाले में ज्यादा आ जाए, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस आपको बढ़ा हुआ दिखता है। मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता। यहाँ पर मानसिक अभिरुचि में अगर आप देखेंगे, सिलेबस में पढ़ेंगे, आगे हम डिकोड करेंगे, तो मानसिक अभिरुचि में लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा आने हैं, ठीक है। और ये आपका हिस्सा आपका रीजनिंग का, यहाँ पर मानसिक योग्यता रीजनिंग का। संख्यात्मक में आपका मैथमेटिक्स हाई स्कूल स्टैंडर्ड की रहेगी। आगे चलते हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देख लेते हैं, ठीक है। जब आप रिटन क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। और ये परीक्षा आपकी केवल क्वालिफाइंग नेचर की होगी, अर्थात जो कंडीशन दी गई है आप उसे पूरा कर लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। यहाँ पर, ठीक है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी, याद रहे 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में। महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में। यहाँ पर कैटेगरी वाइज कुछ बांटा नहीं गया, केवल पुरुष और महिला की कंडीशन है, ठीक है। 4.8 किलोमीटर 25 मिनट, 2.4 किलोमीटर 14 मिनट महिलाओं के लिए, और पुरुषों के लिए 4.8, ठीक है। और जैसे बताए क्वालिफाइंग नेचर, अर्थात अगर आप 2 मिनट में भी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ लेते हैं तो उसका कोई अलग से नंबर नहीं मिलना आर्मी की तरह, जैसे वहां पर एक्सीलेंट या फर्स्ट जैसी कैटेगरीज होती हैं आर्मी में, ठीक है। आर्मी में रनिंग में ऐसे होता है ना, वैसा कुछ इसमें नहीं है। चयन और अंतिम योग्यता सूची के विषय में देख लेते हैं। तो बोर्ड कोई वेटिंग लिस्ट नहीं जारी करेगा, अभी से आप क्लियर हो जाइए, कोई भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी, भले ही उनकी सीटें खाली रह जाए। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक अगर समान आते हैं तो अधिमानी अर्हता, ऊपर मैंने चर्चा की है अधिमानी अर्हता में, ठीक है। डोएक या NIELT से ओ लेवल के डिप्लोमा, प्रादेशिक सेना में 2 साल का अनुभव, ठीक है, इस तरह के है ना, NCCB सर्टिफिकेट, ये है आपके अधिमानी। तो अगर आपके नंबर समान आ जाते हैं 2 या 2 से अधिक बच्चों के, तो इन पर वरीयता दी जाएगी, जिसके पास ये अधिमानी अर्हता होगी उसके आधार पर उनको उनमें श्रेष्ठ चुन लिया जाएगा। अगर अब कोई अभ्यर्थी एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखता है तो केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ उसे मिलेगा, ठीक है। जैसे आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी है NIELT से, और आपके पास NCCB सर्टिफिकेट भी है, तो इसका मतलब ये है कि आपको दोनों का लाभ नहीं मिलेगा, किसी एक का लाभ मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी यदि 2 अभ्यर्थियों के अंक समान हो जाते, क्योंकि देखो ऐसी कंडीशन आती ही आती है, इतने लड़के यहाँ पर एक नंबर में रहेंगे कि लास्ट में जब अंतिम मार्क्स पे बहुत लड़के आ जाते हैं, तो वहां पर इसीलिए इतनी लंबी लिस्ट इसमें जारी की गई है नोटिफिकेशन में, कि पहले तो आपके अंक अगर समान आते हैं तो अधिमानी अर्हता के आधार पर चुना जाएगा। फिर अगर अब भी बराबर आ जाते हैं तो आयु देखी जाएगी, अधिक आयु वाले बच्चे को इसमें लाभ मिलना है। इसके बाद भी अगर अंक समान आ जाए तो अधिमानी तब आपके हाई स्कूल प्रमाण पत्र में लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा, ठीक है। तब अंग्रेजी की वर्णमाला पर जाया जाएगा, अगर ऊपर की सारी कंडीशन के बावजूद भी एक नंबर पर कई लड़के या कई अभ्यर्थी आ जाते हैं। आरक्षण की बात करें तो लंबवत और क्षैतिज, अर्थात वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 हिस्सों में रिजर्वेशन प्रणाली यहाँ पर है। और ओबीसी आपको पता ही है, इनमें ओबीसी 27%, SC 21%, ST 2%, EWS 10% और महिला 10%। यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर वर्टिकल कौन सा है, ओबीसी से लेकर ST, ठीक है, ये है आपके वर्टिकल। EWS महिला और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये सब आपके हैं क्षैतिज आरक्षण। वर्टिकल और क्षैतिज में आपको पता ही होगा, क्षैतिज आरक्षण वाले अभ्यर्थी अगर जनरल मेरिट में फाइट कर जाते हैं तो वो अपनी सीट अपनी कैटेगरी को खाली नहीं करते, ठीक है। वो
सीट उनको जो अभ्यर्थी अगर उनकी कैटेगरी में कम मार्क्स पे तो उसका लाभ उसे नहीं मिलता। जबकि वर्टिकल में क्या है, अगर सपोज कीजिए ओबीसी एससी का अभ्यर्थी जनरल में फाइट करता है तो अपनी कैटेगरी अपनी अपनी कैटेगरी में अपने अभ्यर्थियों के लिए उसका लाभ प्रदान कर देता है अपनी सीट का। ठीक, यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात क्या है, बाकी आपको सब पता है, पूर्व सैनिक 5%, ठीक है, और होम गार्ड्स 5%। ये जनरली हर जगह नहीं होता, क्योंकि पुलिस की भर्ती इसमें होम गार्ड के अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल इसमें रिजर्वेशन है 5% का, और ये पुरुष और महिला दोनों के लिए है। याद रहे, मूल नोटिफिकेशन अगर आपने देखा होगा तो वहां पर लिखा है केवल पुरुष, ठीक है। होमगार्ड अभ्यर्थी, ध्यान दें इस पर, केवल पुरुष लिखा है, जिससे हाल ही में आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन में लेटेस्ट शुद्धि पत्र एक जारी किया गया है पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा, जिसमें से इसे शुद्ध किया गया है कि पुरुष और महिला दोनों को इसका लाभ मिलेगा। क्लियर, आगे देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण। होम गार्ड्स में 3 वर्ष या अधिक निरंतर सेवा का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। अगर आप होम गार्ड्स में हैं तो 3 साल से लगातार आपकी सेवा होना जो है सेवा अपने पद पर होनी चाहिए, और उसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के द्वारा आरक्षण के दावे हेतु पिता पक्ष, ठीक है, फीमेल रिजर्वेशन 20% जो मिलता है, उसमें आपके आरक्षण के दावे पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही वैलिड होगा। ठीक है, इसमें जो है ससुराल पक्ष से, ठीक है, अगर उनका विवाह हो चुका है तो ससुराल पक्ष वाला वैलिड नहीं होगा। कहाँ का होगा, पिता पक्ष का, मायके का। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी सबसे ज्यादा ध्यान दे, और बहुत बड़ा नुकसान ये लोग करते हैं, खास क्योंकि एज और उसका जो प्रमाण पत्र की जो निर्गत तिथि होती है उसको ध्यान में नहीं रखते। ठीक है, तो इसको जरूर आप ध्यान देंगे। तो आवेदन की अंतिम तिथि आपको पता है 18 जनवरी, 18 नहीं 16 जनवरी, ठीक है, 16 जनवरी से पूर्व निर्गत आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 16 जनवरी से पहले का हो, लेकिन वो इतना भी पहले का ना हो कि वित्तीय वर्ष को लांग जाए। वित्तीय वर्ष 2023-24 इसके अंतर्गत हो। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2023-24 का क्या मतलब है, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच का बना हो, साथ ही 16 जनवरी या 16 जनवरी के पहले का हो। ये 2 कंडीशन हो, ठीक है, आपके ईडब्ल्यूएस में। अगर ना हो तो इस कंडीशन को आप फुलफिल करिए, नहीं तो आपका फाइनल में चयन नहीं होगा, अपनी इस कैटेगरी में नहीं होगा। अगर आप मेरिट आपकी जनरल है तो वहां पर आप स्विच कर जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आप इसको जरूर ध्यान में रखिए। ठीक है, तो ये रही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन। आपके नोटिफिकेशन में आपका जो अपडेट्स हाल ही में हुए उन पर भी चर्चा कर ली गई है। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।